दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा को लेकर पर्दे के पीछे बड़ा खेल। पाकिस्तानी सेना की एंट्री की चर्चा से इस्राएल में बौखलाहट। परमाणु ताकतवर मुस्लिम देश पाकिस्तानी फौज फिलिस्तीन में होंगे तैनात। यहूदी देश को नहीं मंजूर। यरूशलेम के लिए बताया खतरे की घंटी। तुर्की की फौज से तुलना। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान ने बनाया नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ के फोन तक पहुंच। ईरान से जुड़े हैकरों का बड़ा सनसनीखेज दावा। और साथ में आपको बताएंगे ताइवान को चारों तरफ से घेर कर चीन ने शुरू किया सबसे बड़ा अभ्यास। अमेरिका से डील को लेकर गुस्से में है जिनपिंग। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, जब पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF के तहत गाजा में अपनी सेना भेजने पर विचार कर रहा है, उसी समय इस्राएल के मीडिया और विश्लेषक इस कदम को लेकर पहले से ही खतरे की घंटी बजाने लगे हैं। इस्राएली मीडिया इसे खतरनाक बता रहा है और कह रहा है कि यह इस्राएल के लिए एक रेड लाइन है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। इब्रानी भाषा के चैनल 14 में छपे एक लेख में कहा गया कि ट्रंप की ISF योजना असल में एक ऐसी रणनीति है जिसमें अमेरिका फायदा उठाए और आगे से कोयले निकालने का काम दूसरे करें। राजनीतिक विश्लेषक याकूब बारडुगो ने लिखा कि लंबे समय से यह कहा जाता रहा है कि ईरान हमास के जरिए गाजा पर अपना असर बनाए हुए हैं। अब ठीक आखिरी वक्त में नेतन्याहू और ट्रंप की बैठक से पहले एक नई और उतनी ही खतरनाक योजना सामने आ रही है। गाजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती। बारडुगो ने इसे सरासर पागलपन बताया। उन्होंने दावा किया कि जब इस्राएल ने तुर्की सैनिकों को गाजा भेजने से साफ मना कर दिया तो अब कतर और शायद अमेरिकी प्रशासन के कुछ लोग पाकिस्तान को एक नए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव बिल्कुल पागलपन जैसा है। उनके मुताबिक करीब 3500 पाकिस्तानी सैनिकों को गाजा में भेजने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और जो अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह से मध्यस्थी की भूमिका भी निभाता है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में इतनी ताकतवर इस्लामी फौज को लाने की कोशिश बेबुनियाद है और इससे यरूशलेम में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही। लेख में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़े पैमाने पर व्यापारिक और आर्थिक संबंध है और इस्राएल की सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान और तुर्की के खतरे में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। बारडुगो ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के उस बयान को भी चिंताजनक बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान गाजा में सिर्फ शांति स्थापना के लिए सेना भेजेगा, न कि हमास को निहत्था करने के किसी अभियान के लिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस पूरी योजना की सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो विदेशी सैन्य बल गाजा में जाएगा वो ना तो हमास को निहत्था करेगा और ना ही गाजा से हथियार हटाएगा। ऐसे में यह भी संभव है कि ये सैनिक फिलिस्तीनी बंदूकधारियों से नहीं बल्कि सीधे इजरायली सेना से आमने सामने आ जाएं। विश्लेषक के मुताबिक कतर और कुछ दूसरे पक्ष गाजा में ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो इजरायल के प्रति सख्त और विरोधी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इसे रोकने के लिए अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर जोरदार कोशिश करनी होगी। उन्होंने आगे लिखा कि इस पहल के खिलाफ खुलकर विरोध होना चाहिए। जिस तरह इजरायल ने गाजा में तुर्की सैनिकों की एंट्री रोकी थी, उसी तरह पाकिस्तान को भी वहां सैन्य ठिकाना बनाने से रोकना जरूरी है। इजरायल को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि ये योजना किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान से जुड़े एक हैकिंग ग्रुप ने रविवार को दावा किया कि उसने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ तजाची बरेवरमैन के मोबाइल फोन तक पहुंच बना ली। इस ग्रुप ने धमकी दी है कि वो ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक करेगा जिनसे बरेवरमैन का नाम एक राजनीतिक घोटाले से जुड़ सकता है। ये हैकिंग ग्रुप खुद को हंडाला कहता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में ग्रुप ने दावा किया कि उसने बरेवरमैन का आईफोन हैक किया है और दिन में बाद में कुछ दस्तावेज जारी किए जाएंगे जिन्हें उसने बीबी गेट नाम दिया है। माना जा रहा है कि ये नाम नेतन्याहू के करीबी लोगों से जुड़े आरोपों की ओर इशारा करता है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दावे को खारिज किया है। एक बयान में कहा गया कि अब तक किसी तरह की हैकिंग की पुष्टि नहीं हुई और पूरे मामले की जांच की जा रही।
हंडारा इससे पहले भी इजरायली नेताओं और संस्थानों पर साइबर हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा कर चुका है। दिसंबर की शुरुआत में इस ग्रुप ने कहा था कि उसने इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के फोन का डेटा हासिल कर लिया है, लेकिन बाद में बेनेट ने साफ किया था कि उनका फोन हैक नहीं हुआ था, बल्कि उनके टेलीग्राम अकाउंट तक बिना इजाजत पहुंच बनाई गई थी। रविवार को हंडारा ने कुछ शुरुआती फाइलें जारी की, जिनके बारे में उसका दावा है कि ये बरेवरमैन के फोन से ली गई है। इनमें फोन नंबरों की लिस्ट शामिल है, जिन्हें ग्रुप ने इजरायल के वरिष्ठ अधिकारियों और नेतन्याहू के करीबी लोगों से जुड़ा बताया है। इसके अलावा कुछ दस्तावेज और वीडियो भी साझा किया गया जो सरकारी कामकाज से जुड़े लगते हैं। ग्रुप का कहना है कि उसके पास एन्क्रिप्टेड चैट, पैसों से जुड़े रिकॉर्ड और दूसरी अहम जानकारियां भी है। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब इजरायल में कतर गेट जांच को लेकर राजनीतिक तनाव चल रहा है। इस जांच में नेतन्याहू के 2 सलाहकारों पर कतर से जुड़े होने के आरोप है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि हंडारा का संबंध ईरान के खुफिया मंत्रालय से है। हालांकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के किसी संबंध को स्वीकार नहीं किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह ग्रुप एक बड़े साइबर नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे बेनिज्ड कीटन नाम की एक यूनिट से जोड़ा जाता है। इस यूनिट पर इजरायल के इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी संस्थानों और मीडिया संगठनों पर साइबर हमलों का आरोप लगाया जाता रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरते हुए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए है। चीनी सेना ने ताइवान के उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी तट के पास अलग अलग जोन बनाकर लाइव फायर ड्रिल शुरू की। चीन की कार्रवाई के जवाब में ताइवान ने भी काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के मुताबिक इस अभ्यास में नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात किया गया है। ड्रिल में युद्धपोत, फाइटर जेट, बॉम्बर ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए समुद्री और हवाई टारगेट को निशाना बनाने, बंदरगाहों की नाकाबंदी और बाहरी दखल को रोकने का अभ्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही चीनी कोस्ट गार्ड को भी ताइवान के आसपास समुद्र में एक्टिव किया गया है। इस सैन्य अभ्यास को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है। चीनी सेना ने कहा है कि यह अभ्यास ताइवान की अलगाववादी ताकतों और बाहरी देशों के दखल के खिलाफ चेतावनी है। द गार्डियन ने डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से बताया है कि इस बार चीन का अभ्यास पहले से ज्यादा बड़ा है और ताइवान के बेहद करीब किया जा रहा है। खासकर पूर्वी तट के पास बनाए गए सैन्य जोन को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिशा से संकट के समय ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मदद मिल सकती है। दरअसल चीन के इस युद्ध अभ्यास की बड़ी वजह अमेरिका और ताइवान के बीच हुई हथियारों की डील मानी जा रही। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को करीब 11.1 अरब डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया, जिससे चीन भड़क गया। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और किसी भी विदेशी सैन्य मदद को अपनी संप्रभुता के खिलाफ कदम समझता है। इसी कारण चीन ने 26 दिसंबर को अमेरिका के 20 डिफेंस कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास कर चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को सख्त संदेश देने की कोशिश की। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।